वंदना की करें जिनसे सुशोभित है धरा, इनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना की करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना की करे जिनसे सुशोभित है धरा। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी का आज प्रातःकालीन गोष्ठी में स्वागत है। अभी तक हमने विकल्प पर चर्चा की है, तो एक मोटे मोटे तौर पर क्या चर्चा अभी तक हुई है वो मैं एक रखना चाह रही हूँ। सबसे पहले बात हुई है यहाँ पर विकल्प की। बाबा जी ने विकल्प प्रस्तुत किया है, तो ये विकल्प किसका है? तो विकल्प है विज्ञानवाद और भौतिकवाद और आदर्शवाद का एक विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि भौतिकवाद और विज्ञानवाद में देखें तो कहीं ना कहीं हम जीने के क्रम में सार्वभौम स्थिति या सर्व स्वीकृत स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बाबा जी ने इसका एक विकल्प हमारे जीने के लिए प्रस्तुत किया है ताकि हम स्थिरता और निश्चयता के साथ जी पाए। फिर बाबा जी ने अपनी स्थिति, अपना सत्यापन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अनुभव के पूर्व उनकी क्या स्थिति रही और उनके कुछ प्रश्न उभरे, तो उन प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने समाधि संयम प्रक्रिया को अपनाया और उनको अस्तित्व जैसा है वैसा दिखाई दिया। तो बाबा जी ने अस्तित्व कैसा है वो यहाँ पर हमको बताया है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है और सारी चीजें साथ साथ हैं। सभी इकाइयां जो है व्यापक वस्तु में संपृक्त हैं और जो भी चीज अस्तित्व में हमको कुछ भी व्यवस्था दिखाई दे रही है अवस्थाओं के रूप में या पदों के रूप में, तो वो नीति क्रम विधि से ही है। उसके बाद जो विकल्प बाबा जी ने प्रस्तुत किया है उसके व्यवहारिक स्वरूप को हमारे सामने रखा है। तो व्यवहारिक स्वरूप में कि हम पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, इनके साथ हम कैसे संतुलन पूर्वक जी सकते हैं, ऊर्जा के किन स्रोतों को अपना सकते हैं। उसके साथ साथ मानव मानव परस्परता में अगर जीने को देखने जाएं तो अपराध प्रवृत्ति के साथ हम जी रहे हैं, तो उससे मुक्ति हर मानव तो चाहता ही है। तो इस आधार पर शिक्षा का एक विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, जिसमें हम परिवार में, समाज में किस प्रकार व्यवस्थित होकर के जी सकते हैं। अब ये विकल्प तो प्रस्तुत किए हैं, अब ये कैसे हम तक पहुंचेगा? तो समाधान समृद्धि पूर्वक हम तक पहुंचेगा और इसके लिए हमको अध्ययन की आवश्यकता है। तो अध्ययन की आवश्यकता है, ये हमको स्वीकार होता है, तो हमारे सामने अध्ययन करने के लिए वाङ्मय प्रस्तुत हुआ है, जिसमें बाबा जी ने अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। अनुभवों को व्यक्त किया है, विचारों में हमारा समाधान का स्तर क्या होगा और हमारे जीने में हम किस तरीके से जी सकते हैं, तो ये शास्त्र के रूप में व्यक्त हुआ है। और इसके साथ साथ जो एक मानवीय संविधान की बात है, तो मानवीय संविधान भी हमारे सामने बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ एक परिभाषा संहिता भी हमारे सामने प्रयुक्त है, क्योंकि बाबा जी ने परंपरा के जो शब्द हैं उन शब्दों को वाङ्मयों में रखा है और जिनके अर्थ जो है परंपरा में जो भी रहे हैं, तो बाबा जी ने उन
शब्दों को एक नया अर्थ दिया है, इसके लिए हमारे सामने परिभाषा संहिता है। तो ये तो हो गई विकल्प की बात। इसके अंत में हम यही पहुंचते हैं कि मानव का अध्ययन जरूरी है और हम अध्ययन से ही हम जीने के क्रम में आगे बढ़ सकते हैं, अध्ययन पूर्वक ही, और अपनी जागृति को पा सकते हैं। तो अब हमको अध्ययन करना है, तो अब हमारे सामने आगे जो है अध्ययन बिंदु है, और अध्ययन बिंदु में ही हम अब आगे बढ़ेंगे कि अध्ययन करने की वस्तु क्या क्या है, उसको हम किस प्रकार से समझें और कैसे जीने में हम उसको देख पाए। तो इस क्रम में हमारे सामने हमारे साथ आज ज्ञानलाल भैया जी, रघुनंदन भैया जी, भाई जी हमारे साथ हैं, और साथ ही आज हमारे साथ योगेश भैया भी रहेंगे। योगेश भैया जी हमारे साथ 6:20 से रहेंगे, 10 मिनट का समय हमको योगेश भैया जी देंगे। तो आज हम इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे जब हम फीडबैक प्रस्तुत करेंगे। 6:20 तक हमारा फीडबैक आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर 6:20 से योगेश भैया जी हमारे साथ होंगे। और उसके साथ साथ एक प्रस्ताव भी है, क्योंकि हमारे साथ जो साथी, कई साथी जो जुड़े हुए हैं, वो अभी पठन क्रम में उनका शुरुआत हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है उनका पठन क्रम। तो इसमें शब्दों के जो अर्थ हैं उनको पकड़ने में परेशानी हो रही है, उसकी स्पष्टता नहीं है। तो जब हम इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर जो चर्चा हो रही है, तो सभी साथियों से निवेदन है कि उसमें से जो हमको शब्द लगते हैं कि इसका अर्थ हमें नहीं पता या हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम एक उत्सव पारा सांकरी का जो ग्रुप है उनमें उन शब्दों को हम पोस्ट कर दें, ताकि जब हमारा आगे का क्रम बढ़ेगा तो उन शब्दों की जो है स्पष्टता के लिए हमारा एक कोई जो है सत्र संचालित हो सके, ताकि हम उन शब्दों के अर्थों को या परिभाषाओं को हम समझ पाए। और दूसरी एक बात ये भी है कि जब हम यहाँ पर, चाहे कोई भी हो, फीडबैक के रूप में हो, चाहे विश्लेषण के रूप में, कोई भी व्यक्ति हम प्रस्तुत हो रहे हैं, ये मेरे लिए भी है और सभी के लिए भी है। तो जो हम प्रस्तुत हो रहे हैं उसको हम अपने जीने में कैसा देख पाते हैं, यहाँ पर तो एक विश्लेषण है ही, वो स्वयं में जांचने का एक मुद्दा भी है कि हम उसको अपने जीने में भी देख पाए, और साथ ही साथ जो हमने प्रस्तुत किया है वो भी हम उसका एक मूल्यांकन और समीक्षा कर पाए कि जो बात कही जा रही है उसको हम सटीकता से पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और साथ ही मुख्य मुद्दा ये है कि वहां पर हमको स्व मूल्यांकन करना है। ये सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, और हम सभी साथियों के लिए ये क्रम हमारे अध्ययन की गति को और आगे बढ़ाएगा। तो ऐसा एक प्रस्ताव है सभी के लिए। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं बिंदु क्रमांक 1 से 3 तक, और जिसमें अध्ययन बिंदु के हैं उद्देश्य, प्रस्तावना और अस्तित्व दर्शन और संपृक्तता। तो ज्ञानलाल भाई जी, रघुनंदन भैया जी और नित्यानंद भाई जी, आप आमंत्रित हैं। बढ़िया, आप सबको नमस्ते। नमस्ते भैया। जैसे आज का बिंदु है अध्ययन बिंदु, तो सभी के पास पुस्तक होगा और परिभाषा संहिता में लगभग सभी शब्दों का एक अच्छा अर्थ बाबा जी ने मतलब प्रस्तुत किए हैं। तो अध्ययन जो शब्द है, अध्ययन शब्द का मतलब होता है अधिष्ठान, मतलब आत्मा व अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास। ये परिभाषा संहिता में दिया है। उसके अलावा बाबा जी दर्शन में ये भी लिखे हैं कि अध्ययन करना ही ध्यान है, शब्द के अर्थ को समझना ही अध्ययन है। अध्ययन के बारे में और बहुत गहरी बातें मतलब बाबा जी ने लिखे हैं कि विस्तार से संक्षिप्त की ओर बढ़ना, स्वयं प्रमाण स्वरूप हो जाना, इससे है ना, विस्तार से संक्षिप्त की ओर बढ़ना और स्वयं प्रमाण स्वरूप हो जाना, ये अध्ययन है। अध्ययन के बारे में बाबा जी और कहते हैं, यथा स्थिति से संपूर्ण पद्धति के साथ मानव के साथ तालमेल, संबंध और कर्तव्यों को पहचानना ही अध्ययन है। फिर बाबा जी कहते हैं परिभाषा उसमें अभिहार दर्शन से, विवेक व विज्ञान सम्मत विधि से परीक्षण करना और तथ्यों को स्वीकार करना अध्ययन का सार।
उपयोगिता विधि, सदुपयोगिता विधि, प्रयोजनशील होने की विधि अध्ययन की अर्थात शिक्षा की मूल वस्तुएं हैं। विधिवत अध्ययन कैसे होगा, इस पर बाबा जी कहते हैं, जो साक्ष्य व वैभव अस्तित्व सहज रूप में ही वर्तमान है, उसको वैसा ही जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना ही अध्ययन है। तो अध्ययन के बारे में बहुत सारे एंगल्स हैं। अब अध्ययन में एक शब्द आता है अनुभव, अधिष्ठान व अनुभव की साक्षी में। तो अनुभव क्या चीज है? अनुभव मतलब समझ ही अनुभव है। यथार्थता, वास्तविकता व सत्यता को जानने मानने की क्रिया ही अनुभव है। जीवन तृप्ति होने वाली क्रिया ही अनुभव है। अनुभव शब्दों को अगर हम संधि विच्छेद करें, अनुधन क्रम, अनुक्रम से मतलब क्रमशः, भाव मतलब होना, स्टेप बाय स्टेप, इसे बोलते हैं अनुभव। मानव परंपरा में ज्ञान प्रमाण व विवेक रूप में प्रस्तुत होना अनुभव है। संपूर्ण संबंधों व उसमें निहित मूल्यों को पहचानने व निर्वाह करने की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा व प्रकाशन क्रिया ही अनुभव है। सच्चाई का प्रमाण ही अनुभव है। इससे अनुभव को भी अलग अलग शब्दों से एंगल किया गया है। फिर हम इसमें आते हैं बिंदु शब्द, अध्ययन बिंदु। ये अध्ययन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब बिंदु क्या चीज है? बिंदु के बारे में अलग अलग जगहों पर अलग डेफिनेशन बाबा जी ने मतलब दिया है। ये परिभाषा संहिता में इसका अर्थ नहीं मिलेगा आपको बिंदु के बारे में। ये समाधानात्मक भौतिकवाद में है बिंदु का डेफिनेशन। बिंदु के बारे में समाधानात्मक भौतिकवाद में बाबा जी बोलते हैं, मूल्यांकन पूर्वक ही हर मानव आगे के कार्यक्रम को सुनिश्चित करता है। सार्थक बिंदुएं वर्तमान में स्पष्ट होते हैं और निरर्थक बिंदुएं समीक्षित होकर विगत हो जाते हैं, है ना। अस्तित्व में चारों अवस्थाओं का अंतर संबंध व उसकी निरंतरता को मानव द्वारा जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना पूर्णतः सहज अवधारणा व उसका प्रमाण रूपी आचरण है। यही मुख्य बिंदु है। जागृति, सहज ज्ञान, दर्शन और आचरण। जागृति, सहज ज्ञान, दर्शन और आचरण, ये तीन बिंदुओं में ही जागृति का प्रमाण व्यक्त होगा। तो जो बिंदु शब्द है, ये तीन चीज है, ज्ञान, दर्शन और आचरण, है ना। ये तीनों को मिलाकर बाबा जी मतलब इस पुस्तक के नाम रखिए अध्ययन बिंदु। तो ये अध्ययन बिंदु का अपन डेफिनेशन देख रहे थे। अध्ययन बिंदु क्या चीज है ना। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अध्ययन बिंदु का प्राकथन। प्राकथन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने पराये के भेद को मिटाए बगैर मानव सुखी नहीं हो सकता। अपने पराये के बीच कल्पित दीवारों को हटाने में सक्षम स्रोत है अध्ययन। अध्ययन करने के बाद ही अपने पराये का दीवार हटता है, नहीं तो अपने पराये का भाव मन में चलते रहता है। और अपने पराये के भेद को मिटाए बगैर कोई भी मानव सुखी नहीं हो सकता। तो अपने पराये के भेद को मिटाने के लिए अध्ययन है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका मूल सार अपने पराये का भेद हमारे मन से मिट जाए। तो कहने का मतलब बोलने, सुनने, सुनाने, करने, चाहना, समझना, जीना, सारे चीजों का अध्ययन है। बोलने का अध्ययन, सुनने का अध्ययन, करने का अध्ययन, है ना। मतलब एक एक चीजों का बारीकी से अध्ययन। अभी तो हम भाषा को मतलब बहुत सारी चीजों को हम लोग हिंदी पर बात करते हैं हिंदी पर जो है, लेकिन हिंदी भाषा भी हम लोग ठीक से नहीं बोल पाते। जैसे हम बाबा जी के बारे में बोलते हैं तो बाबा जी ने ये बात रखा था, बाबा जी ने अनुभवों को व्यक्त किया, बाबा जी ने प्रस्तुत किया, ये सब गलत है। ये हिंदी भाषा में अगर देखें हम परंपरा में भी, और बाबा जी भी किसी को ऐसा नहीं बोलते थे। बाबा जी ने प्रस्तुत किए, बाबा जी ने बात रखे, है ना। बाबा जी किसी को तुम नहीं बोलते थे, हमेशा आप बोलते थे। तो मतलब बड़े को कैसे व्यक्त करना है ना। उन्होंने व्यक्त किया नहीं, व्यक्त किए। उन्होंने प्रस्ताव रखा नहीं, प्रस्ताव रखे। तो हमको अपने भाषा शैली पर भी काम करने की जरूरत है। इससे क्या है, जो हिंदी जगत के लोग और विद्वान लोग हमसे जुड़ेंगे तो उनको भी एक लगेगा कि हाँ, जीवन विद्या में भाषा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये बात जो है बाबा जी बोलते थे, तो हम जागृत व्यक्ति का अनुकरण अनुसरण कर रहे हैं, तो इसको हमको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो अध्ययन मतलब एक प्रकार के जानना, क्या, क्यों, कैसे, कितना, है ना। बात क्या करना है, बात क्यों करना है, बात कैसे करना है, बात कितना करना है। आहार क्या, आहार क्यों, आहार कैसे, आहार कितना। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। जीवन विद्या अध्ययन बिंदु का उद्देश्य, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु, मानवीयता सहज आचरण प्रमाण हेतु। इसमें एक शब्द है मानवीयता। तो मानवीयता मतलब क्या? मानवीयता मतलब मानवीय दृष्टि, न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि ही मानवीय दृष्टि है। मानवीय दृष्टि समझ में आने से मानवीय स्वभाव समझ में आता है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये मानवीय स्वभाव है।
मानवीय स्वभाव समझ में आने से फिर जो है हम स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण का व्यवहार कर पाते हैं। संबंधों में, नैसर्गिक संबंधों में और उसमें निहित मूल्यों को पहचान कर हम निर्वाह कर पाते हैं। मतलब मानवीयता कैसे आएगी? मानवीय दृष्टि समझने से, मानवीय स्वभाव समझने के बाद में हम स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष का व्यवहार कर पाएंगे। ये स्टेप है, सिस्टमेटिक है, व्यवस्थित है। तो दृष्टिकोण में बदलाव के लिए न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि आ जाए, इसके लिए अध्ययन है ना। फिर जो है इसमें देखते हैं उद्देश्य में तीसरा नंबर, सर्वतोमुखी समाधान, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूप में। तो अखंड समाज मतलब एक मानव समाज, एक मानव मूल्य, मानव लक्ष्य, एक धरती, इसमें हम जो प्रार्थना के बारे में जब बात एक है, लोग बोलेंगे एक मानव लक्ष्य एक है, पूरी धरती एक है ना। तो इस तरह से हम बच्चों को मतलब जो प्रेयर के बाद में जो हम नारा लगवाते हैं रोज जो है, इसको हम लोग कर सकते हैं। इसको कोकड़ी स्कूल करता है हर 15 अगस्त 26 जनवरी में, हम इसको इसी को फॉलो अप करते हैं। तो बच्चों में एक बचपन से अच्छा भाव जा रहा है। धरती के पिक्चर हर स्कूल में होना चाहिए, उस पिक्चर में दिखाना चाहिए जो है फोटो में, धरती के फोटो में मानव जाति एक, मानव धर्म एक, मानव समाज एक। मतलब अध्ययन मतलब हम ऐसे किस तरह से हम भौतिक वातावरण बना सकते हैं बच्चों को, ताकि उसके मानस पटल पर हमेशा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का भाव हमारे विचार से भी, हमारे व्यवहार से भी और हमारे कार्यों से भी, और स्कूल का दीवार भी, हर एक चीज मतलब ये प्रस्तुत करें। ठीक, इसमें है फिर जो है देखिए उद्देश्य में 3 स्थिति बताए बाबा जी। धरती तापग्रस्त, प्रदूषण, सभी मानव समुदाय असुरक्षित, ये वर्तमान स्थिति है। और इसकी आवश्यकता क्यों है? धरती संतुलित रहना, ऋतु संतुलित बने रहना और धरती पर मानव का क्षुण्ण रहना। तो 3 उद्देश्य, 3 स्थिति और 3 आवश्यकता। इस फर्स्ट पेज को देखें आप, तीनों स्थितियों को देखिए। तीनों स्थिति में से कोई भी एक स्थिति को आप नकार नहीं सकते। मतलब ये तीनों स्थिति है आज, है ना। और इन तीनों की आवश्यकता है। जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक आवश्यकता स्पष्ट नहीं होगी। स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक हम आवश्यकता के लिए अध्ययन नहीं करेंगे। तो अपनी स्थिति का सही सही आकलन, मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, बाबा जी बोलते हैं सबसे पहले अपने लिए निरीक्षण, अपने लिए परीक्षण, अपने लिए सर्वेक्षण, अपने को केंद्र में रखते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर जो आता है इसके बाद में तो अस्तित्व दर्शन शब्द का जो मतलब है सर्वत्र सदा विद्यमान, पारगामी, पारदर्शी, व्यापक वस्तु में भीगे डूबे घिरे जड़ चैतन्य रूपी प्रकृति 4 अवस्था में धरती पर है। इसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, त्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। यही अस्तित्व अनुभव में प्रमाण, अनुभव सह तद्रूप विधि से मानसिकता होना पाया जाता है। ये अस्तित्व दर्शन का डेफिनेशन है परिभाषा संहिता में। तो अस्तित्व दर्शन को अगर हम देखें अध्ययन बिंदु में, तो बिंदु क्रमांक 1 से बिंदु क्रमांक 44 तक बिंदु क्रमांक 1 से बिंदु क्रमांक 44 तक जो है ये पूरा अस्तित्व दर्शन, अस्तित्व कैसा है इसको समझने के लिए हमको 44 नंबर के बिंदु तक हमको पहुंचना पड़ेगा, वहां तक पढ़ना पड़ेगा। तो मूल रूप से अस्तित्व जो है एक तो जड़ चेतन प्रकृति है व्यापक वस्तु में, इसको विस्तार से पूरा बिंदु में जो पुस्तक है उसमें रखा गया है। इसको हम लोग आगे और अभी हम लोग बैठेंगे जो है सुबह 5 से 6:30 जो है तो अध्ययन करेंगे इस पर, और हम लोग बात रखेंगे अध्ययन बिंदु पर जो है। उसके अलावा इसमें एक शब्द है संपृक्तता। संपृक्तता शब्द का अगर हम परिभाषा संहिता में डेफिनेशन देखें तो ये संपृक्त शब्द का अर्थ दिया हुआ है। संपृक्त मतलब घिरा, डूबा, भीगा हुआ, निमग्न, मग्न, भीगा हुआ। संपृक्तता पर और अभी बात रखेंगे भाई लोग जो है। फिर इसमें है प्रस्तावना। प्रस्तावना को अगर हम देखें बिंदु में तो बस किया गया है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। मतलब प्रमाण के अर्थ में जो प्रस्तुत किया जाए उसका नाम प्रस्ताव है ना। जो प्रमाण के अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है उसका नाम ही प्रस्ताव है। तो बाबा जी प्रस्तावना में इसको हम अपने में जांच कर दें कि हमको समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व चाहिए कि नहीं चाहिए। समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व हमको स्वीकार होता या नहीं होता है। हमारे कार्य व्यवहार में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को समझने की भी प्राथमिकता है या नहीं है ना। तो प्राथमिकता हम कार्यक्रम हैं, समाधान के बाद समृद्धि, समृद्धि के बाद अभय और अभय के बाद फिर सहअस्तित्व का भाव आता है। ये स्टेप बाय स्टेप है, सीक्वेंस है।
फिर इसके बाद में हम देखें इसमें और जो है अध्ययन पर हो गई बात, जो है उद्देश्य पर हो गई, अस्तित्व पर हो गई, संपूर्णता पर हो गई। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो जैसे मैंने बताया कि अध्ययन, तो अध्ययन करने के लिए जो है भौतिक वातावरण का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। भौतिक वातावरण मतलब आसपास का वातावरण कैसा है, और खास करके हम अध्ययन बिंदु को उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं जब हम इसको स्कूलों में, है ना, एक तो हम सब लोग अध्ययन कर ही रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। उसके अलावा हम स्कूल में कैसे इसको सजा सकते हैं स्कूल को। और अभी जो सभी लोग लगभग जीवन विद्या से जुड़े हुए सभी लोग जो है ये सोचते हैं कि स्कूल में इसका विधिवत अध्ययन कैसे हो। तो स्कूल में विधिवत अध्ययन के लिए जो पॉइंट्स हैं जीवन विद्या के, जैसे जीवन क्या है, शरीर क्या है ना, अध्ययन क्या चीज है, और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्या चीज है। तो ये सारी चीजों का एक पिक्चराइजेशन, मतलब ये पिक्चर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, दीवारों के माध्यम से कैसे व्यक्त हो। इसके लिए धमतरी में एक जो है हमारे टोमन भाई जी हैं, टोमन भाई जी को बहुत अच्छा चित्र बनाना गया था, बोरा गांव जो है। तो ऐसे व्यक्तियों का हमको सहयोग लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। मतलब कोई भी शब्द को, जीवन को कैसे हम चित्र के माध्यम से हम उसको प्रेजेंट करेंगे, हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को चित्र के माध्यम से कैसे व्यक्त करेंगे। तो ऐसे जो चित्रकार हैं जो इस चीजों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। चित्र भी कला एक है ना, चित्रों के माध्यम से, मतलब बच्चे सबसे पहले स्कूल में आते हैं, कोई जगह आते हैं तो चित्रों को देखते हैं। इस तरह का हम अपने आश्रम में भी और घर में भी बना सकते हैं चित्र जो है। जैसे आप कभी भी मानवीय शिक्षा शोध केंद्र तेंदुआही आएंगे तो यहाँ पर हमने लगभग 100 ऐसे जो चित्रों को मतलब चयन किया है परिभाषा संहिता से, अध्ययन बिंदु से, वांग्मयों से, जिसको देखने पर एक सहज ही मतलब मन में भाव उत्पन्न हो कि ये चीज क्या है, जिज्ञासा व्यक्त हो। तो इस तरह के भौतिक वातावरण को सजाने की जरूरत है, अपने घर को भी और अपने आश्रमों को भी, है ना, हम जहाँ रहते हैं उस जगह को भी और स्कूल को भी। तब जाकर के अध्ययन में मन लगता है, अध्ययन में मन लगाना पड़ता है। ये मतलब बाबा जी बोलते थे, है ना। तो मन लगाने वाली बात ये है कि भौतिक वातावरण हमारा आसपास का अच्छा हो, क्योंकि संस्कार, है ना, पूर्णता के अर्थ में की गई कृतियां, है ना। संस्कार शब्द का जो डेफिनेशन होता है पूर्णता के अर्थ में की गई कृतियां, तो पूर्णता के अर्थ में की गई कृतियां पूर्णता समझ में आए, इसके लिए हम जो है जिस प्रकार की कृति करते हैं, संस्कृति, संस्कार से संस्कृति बनता है। तो अध्ययन बहुत जरूरी है। और अध्ययन बिंदु और विकल्प और अध्ययन बिंदु, इन दोनों को पढ़ने के बाद में ही, अच्छे तरीके से समझने के बाद में ही बाकी जो पुस्तकें हैं बाबा जी जो और वांग्मय लिखी हैं, उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए बाबा जी जब जीवित थे तो सुझाव देते थे कि पहले इन दोनों बिंदुओं को अच्छे तरीके से पढ़िए आप। और बाबा जी का स्पष्ट ये गाइडलाइन था कि आप चाहे परिचय शिविर लें, चाहे अध्ययन शिविर लें, चाहे है ना, दोनों ही स्थिति में सबसे पहले आप अध्ययन बिंदु में जैसा रखा गया है सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस के आधार पर चलें। ऐसा मैंने कई बार बाबा जी को बोलते हुए मैंने देखा है, सुना है कि जैसा लिखा हुआ है बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, उसी स्टेप के आधार पर भी अगर आप परिचय शिविर लेते हैं तो वो शिविर ज्यादा सफल रहेगा। अध्ययन बिंदु हमने इसी दृष्टिकोण से बनाया है कि परिचय शिविर के लिए भी और अध्ययन शिविर के लिए भी सारे चीजों का सीक्वेंस इसी अनुसार से हो, है ना। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है जब भी हम प्रस्तुत हों, जब भी हम इसको हमको और आगे अध्ययन करना है, तो हम अध्ययन बिंदु और विकल्प, इन दोनों चीजों को हम अच्छे से समझें। और आप सब लोग जो लोग शामिल होना चाहते हैं, हमारा जो चर्चा होता है सुबह 5 से 6:30 का, है ना, और रात का 8 से 9, ये 2 चीज हम लोगों ने भी बनाया है विकल्प के अध्ययन के लिए। इसमें हम लोग अध्ययन बिंदु को और अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पेज नंबर 3 तक अभी हम लोग अध्ययन किए थे, बाकी जो और चीज इसका बचा हुआ है। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। एक तो आपने जो ध्यान आकर्षण कराया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा आपने अध्ययन किसे कह रहे हैं उस पर, और साथ ही साथ अध्ययन के लिए, अध्ययन का उद्देश्य क्या है और अध्ययन के लिए वातावरण का कितना महत्व है, इन बिंदुओं पर आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। इसके बाद रघुनंदन भैया जी और नित्यानंद भैया जी, और इसके पहले गौरी दीदी हमारे कोई नए साथी हैं तो फिर उनका एक परिचय हो जाए यहाँ पर। हाँ दीदी जी नमस्ते। लगभग सारे वही लोग हैं। देवघर से संदीप भाई जी भी उपस्थित है अभी सुबह के सेशन में।
तो उनका भी और बाकी सारे सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं हम, रघुनंदन भैया जी और नित्यानंद भैया जी। हाँ, धन्यवाद दीदी जी। मैं सबसे पहले बाबा जी को प्रणाम करते हुए मैं अध्ययन बिंदु के संपृक्तता पर अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। जब हम संपृक्तता की बात करते हैं तो आप सबको विदित ही है कि संपृक्तता अर्थात व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु भीगा, डूबा और घिरा होने के रूप में। अगर हम पूरे दर्शन को देखने जाएं तो इसी ध्रुव बिंदु पर पूरा दर्शन आधारित है। इस दर्शन का मूल प्रतिपादन संपृक्तता ही है। इसी के विस्तार के रूप में, इसी एक मूल कारण के रूप में सह अस्तित्व अर्थात व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु का डूबा, भीगा, घिरा होना पहचाना गया है। मैं अपनी समझ के हिसाब से इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो जब हम पूरे अस्तित्व को देखने गए तो यहाँ दो ही वास्तविकताएं दिखती है, एक इकाई के रूप में और दूसरा व्यापक वस्तु के रूप में। व्यापक वस्तु इसको आज हम कह पा रहे हैं, इसके पहले ये हमको व्यापक वस्तु जैसा दिखाई नहीं देता था, समझ में ऐसा नहीं आता था। इसको हम रिक्त स्थली के रूप में पहचानते थे और शून्य के रूप में पहचानते थे। यूं तो हर व्यक्ति इसको शुरू से पहचाना हुआ ही है रिक्त स्थली को, लेकिन इसके व्यापकता, इसके पारदर्शिता, पारगामिता का बहुत अध्ययन नहीं था। यहाँ पर ये वस्तु सभी अपने लक्षणों के साथ प्रस्तुत है। तो व्यापक वस्तु जब हम संपृक्तता को समझते हैं तो उसके पहले हमको इस व्यापक वस्तु को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक व्यापक वस्तु ठीक से समझ में नहीं आती है संपृक्तता पूरी पूरी दिखती नहीं। तो व्यापक वस्तु को जब समझने गए तो व्यापक वस्तु में कुछ बातें पकड़ने लायक हैं जो परंपरा से हमारे अंदर कुछ अलग अर्थ में आ जाता है। मैं उनको थोड़ा सा रख देता हूं, फिर हम भीगे, डूबे और घिरे पर बात करेंगे। तो व्यापक वस्तु को पहला तो व्यापक होना ही इसका एक अपना लक्षण है। व्यापक का अर्थ है सर्वत्र विद्यमान। कोई ऐसी स्थली नहीं है जहां व्यापक वस्तु न हो, इसलिए ये व्यापक है। इसको हमको पकड़ के रखना पड़ेगा। दूसरा, व्यापक जो वस्तु है वो शून्य शब्द से भी इंगित है, अर्थात उसको शून्य भी एक संज्ञा है। तो अभी परंपरा में शून्य जब हम कहते हैं तो कुछ नहीं होने की स्थिति को शून्य कहते हैं। अस्तित्वहीन वस्तु को शून्य। तो यहाँ शून्य कहा जा रहा है तो चूंकि व्यापक में किसी तरह का दबाव नहीं है, तरंग नहीं है, इसलिए इसको शून्य नाम दिया। क्रिया शून्य। ये शून्य का अर्थ वो नहीं है कि अस्तित्वहीन वस्तु। अस्तित्व है जो कि व्यापक है, और व्यापक का एक लक्षण है शून्य। शून्य का अर्थ है क्रिया शून्यता। इसको हमको पकड़ के रखना पड़ेगा। व्यापक वस्तु को रिक्त स्थली भी कह रहे हैं। रिक्त स्थली, अभी हमारा अभ्यास जो है इकाइयों को देखने का है। तो इकाइयों के, चूंकि व्यापक में इकाइयां रखी हुई है तो व्यापक इकाई के सापेक्ष में तो रिक्त स्थली है, लेकिन रिक्त स्थली का जो हमको समझने का भी अभ्यास है, रिक्त स्थली माने कुछ नहीं होना, जहां कुछ ना हो रिक्त है, ऐसा नहीं है। तो व्यापक वस्तु अपने आप में एक भरी हुई चीज है। व्यापक वस्तु रिक्त स्थली नहीं है, वो स्वयं में भरा हुआ चीज वस्तु है, वास्तविकता है। इसको पकड़ के रखेंगे तो हमको भीगा होना, डूबा होना और घिरा होना ठीक से समझ में आएगा। तो मेरे को लगता है मैं अपनी बात पहुंचा चुका कि व्यापक वस्तु शून्य कैसा है, रिक्त स्थली कैसा है। तीसरा जो है अखंडता। अखंडता को जब देखने गए तो व्यापक वस्तु खंडित नहीं है, इसका भाग विभाग संभव नहीं है, इसको तोड़ना संभव नहीं है, इसको अपने स्थान से हटाना संभव नहीं है, हिलाना संभव नहीं है। ऐसा करके आप देख सकते हैं, ये हर व्यक्ति करके देख सकता है। व्यापक वस्तु स्वयं में अखंड है। अखंड का आशय है कि उसको हम जैसे इकाइयों को हम स्थानांतरित कर सकते हैं, इकाइयों को हम
तोड़ सकते हैं, व्यापक वस्तु के साथ ऐसा कर पाना संभव नहीं है। और ऐसा कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए ये तरंग और दबाव रहित है। इकाइयों में जो तरंग और दबाव के रूप में दिखता है वो स्थानांतरण के कारण ही दिखता है, क्योंकि व्यापक वस्तु में ऐसी कोई क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें तरंग और दबाव भी नहीं है। तो ये चार व्यापक के चार लक्षणों को लेके हम भीगा होना, डूबा होना और घिरा होना को समझेंगे तो बहुत अच्छे से ये पकड़ में आएगा कि कैसा भीगा है, कैसा डूबा है और कैसा घिरा है। सबसे पहले हम भीगा होना को देखते हैं। तो भीगा होने का मतलब क्या? भीगा होना कैसे? तो अस्तित्व में दो ही वास्तविकता है, एक इकाई है और एक शून्य। शून्य अर्थात व्यापक वस्तु, और दोनों साथ साथ है। हम जब साथ साथ है कहते हैं तो कैसा दिखता है हमको? एक है कि इकाई और इकाई साथ साथ है, दूसरा इकाई और व्यापक वस्तु साथ साथ है। ये दोनों के साथ साथ होने में बहुत फर्क है। जब हम इकाई और इकाई के साथ साथ होने को कहते हैं तो ये अच्छी निश्चित दूरी में है। एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश से अच्छी निश्चित दूरी में है, जबकि व्यापक और इकाई वस्तु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अर्थात व्यापक वस्तु अपने आप में सर्वत्र व्याप्त होना, उसमें इकाई का होना, ये कैसे संभव है? व्यापक वस्तु अपने आप में अखंड है, ये खिसकता नहीं अपने जगह से, भरा हुआ चीज है, और इसमें इकाई समा गया। कैसे समाएगा, कैसे संभव है? दो परिस्थितियां हैं, या तो वहां से व्यापक वस्तु खिसक गया, वहां जाके इकाई समा गया, और व्यापक वस्तु खिसकने वाली चीज नहीं है। अगर खिसकता है तो उसकी अखंडता परिभाषित नहीं होती। तो व्यापक वस्तु एक भरी हुई चीज है, इसमें इकाई समाया हुआ है, तो यह तभी संभव है जब इकाई के आर पार भी व्यापक वस्तु। तो ये जो आर पार होना है उसको भीगा होना कहते हैं। और इसके सिवा दूसरा है भी नहीं, दूसरी परिस्थिति भी नहीं बनती कि व्यापक वस्तु और इकाई के साथ साथ कैसे हो सकते हैं। और व्यापक वस्तु अखंड होते हुए भी इसमें इकाई समाया हुआ है, तो समाना तभी संभव है जब इसमें भीगा हो, जब इसके आर पार हो। तो यहां से भीगा होना का अर्थ पारगामिता ही है। हर इकाई में व्यापक वस्तु आर पार है। इस तरह से व्यापक वस्तु में इकाइयां भीगी हुई हैं ऐसा दिखाई देता है। ये भीगे होने का प्रमाण क्या? भीगा होने का प्रमाण है कि हर इकाई ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्न कैसे कह पा रहे हैं कि हमारी इकाई ऊर्जा संपन्न है? ऊर्जा तो दिखती नहीं है, ऊर्जा संपन्नता भी नहीं दिखती है। ऊर्जा संपन्नता उसकी बल संपन्नता से समझ में आता है। यहाँ पर बल संपन्नता को जब देखने गए तो बल संपन्नता उसमें चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में है। परमाणु अंश में जब देखने गए तो परमाणु अंश चुंबकीय बल संपन्न है। यह भी आंखों से नहीं दिखता, आंखों से दिखता है उसकी क्रियाशीलता। जब हम परमाणु अंश को देखने जाते हैं तो परमाणु अंश अकेले में नहीं होता, बल्कि एक परमाणु अंश दूसरे महत्व परमाणु अंश के साथ अच्छी निश्चित दूरी में होते हुए व्यवस्था को प्रमाणित करता है। ये व्यवस्था को कैसे प्रमाणित करता है? तो परमाणु अंश में घूर्णन गति के रूप में गति पाया जाता है, और दूसरा परमाणु अंश भी उसी घूर्णन गति के साथ है। जब दोनों साथ होते हैं तो घूर्णन के साथ साथ वर्तुल गति भी प्रारंभ हो जाती है। एक मध्यांश में और एक दूसरा उसके किनारे किनारे चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ये चक्कर लगाने से हमको समझ में आता है कि इसमें कोई न कोई ऊर्जा तो है। इस चक्कर लगाने से हमको समझ में आता है, तो जब इसको ध्यान देने गए तो चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में हमको दिखाई देता है कि हर परमाणु अंश चुंबकीय बल संपन्न है। और चुंबकीय बल संपन्नता आई कहां से? जब इसको खोजने गए तो उसका ऊर्जा संपन्नता समझ में आया, और ऊर्जा संपन्नता के कारण को समझने गए तो इसका भीगा होना समझ में आया। इस तरह से व्यापक वस्तु में हर एक इकाई भीगी हुई है, और भीगे होना, ये भीगा होना सदा सदा से है, नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान है इसलिए इकाइयां नित्य ऊर्जित हैं। ये ऊर्जा कभी घटने वाली नहीं है,
इसलिए व्यापक वस्तु का एक नाम साम्य ऊर्जा भी है। अब हम जब दूसरे चीज को देखने गए तो व्यापक वस्तु में इकाइयां डूबी हैं। डूबे होने का क्या अर्थ? डूबे होने का अर्थ है व्यापक वस्तु के असीम फैलाव और उसमें एक परमाणु अंश की स्थिति। परमाणु अंश की स्थिति को हम असीम फैलाव की तुलना में डूबा होना कह रहे हैं। और डूबे होने का आशय इस अर्थ में भी है कि परमाणु अंश क्रियाशील है। क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा व्यापक वस्तु है, ऐसा हम पहले भीगा होना से समझ में आ गया है। व्यापक वस्तु से इकाइयां क्रियाशील है और कब से क्रियाशील है, कब तक क्रियाशील रहेंगी, अर्थात इनकी क्रियाशीलता की नित्य वर्तमानता है। जिस समय जिस काल पे आप इसका अध्ययन करेंगे, व्यापक वस्तु पे इकाइयां क्रियाशील ही दिखती हैं और ये पूरे अस्तित्व में हर जगह है। ये केवल इस धरती पे नहीं, अनंत धरतियों पे जब इसको देखने गए तो हर इकाई क्रियाशील ही दिखती है। तो ये क्रियाशीलता के लिए अगर हम दो वास्तविकता है यहाँ, एक इकाई है और व्यापक वस्तु है। अगर व्यापक वस्तु की असीमता को ना होती तो एक समय बाद एक क्रियाशीलता क्षीण होते हुए हमको दिखाई देता, घटता हुआ सा दिखाई देता। असीमता में गर्भित होने के कारण, असीमता में डूबे होने के कारण इकाइयों की क्रियाशीलता घटती नहीं है, बल्कि जैसा है वैसा ही नित्य वर्तमान के रूप में हमको दिखाई देता है। क्रियाशीलता क्या है, इसको जब समझने गए तो क्रियाशीलता श्रम, गति और परिणाम के रूप में दिखाई देता है। अगर श्रम, गति, परिणाम को किनारे कर दें तो क्रियाशीलता दिखती नहीं। श्रम का अर्थ है यथास्थिति से उन्नत यथास्थिति। यथास्थिति मतलब जैसे हम परमाणु को ही देखने गए तो वहां पर श्रम है। श्रम माने एक जो अभी स्थिति है उसको बेहतर पाने का, उससे अच्छी स्थिति जिसको हम गठन पूर्णता अभी हम के रूप में समझ पा रहे हैं, उसके लिए श्रम है। उसमें जो गति जो है वो 3 गति के रूप में दिखती है, घूर्णन गति, वर्तुल गति और कंपन गति के रूप में। और ये श्रम और गति के परिणाम में उसका अपना होना है जिसको हम परिणाम नाम दे रहे हैं। तो हर परमाणु का अपना एक परिणाम है। तो इस तरह से जब हम देखने गए तो परमाणु, जड़ परमाणु में एक परमाणु में श्रम है और इस परमाणु का में गति है। गति का गंतव्य, गति का क्यों अगर हम प्रश्न किए तो गति क्यों और गति कब तक, ये गति घूर्णन गति अगर हम इसकी बात करें तो गठन पूर्णता के लिए गति है, गठन पूर्णता की ओर गति है। परमाणु जाति को अगर हम पूरा देखने गए तो भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु की बात है। भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु की बात हो चुकी है, जिसमें अंशों को समाने की संभावना है, उनको भूखा परमाणु नाम है। जिनको अंशों को बहिर्गत करने की संभावना है उसको अजीर्ण परमाणु नाम है। और ये दोनों ही भौतिक रासायनिक क्रिया में क्रियाशील है और ये निरंतर हैं। तो समझ में आया कि ये जितनी भी ये अंशों का आदान प्रदान हो रहा है ये किसी गठन पूर्णता के अर्थ में है, अर्थात इनकी गति गठन पूर्णता की ओर है। इसलिए जड़ परमाणु में जो गति है उसका प्रयोजन गठन पूर्णता सिद्ध होता है। और गठन पूर्णता होते ही ये जो परिणाम था, परिणाम माने जो बदलने वाली एक प्रक्रिया थी कि एक परमाणु से अंश निकला और उसकी प्रजाति बदल गई, दूसरे में समा गया, उसकी भी प्रजाति बदल गई। ये जो बदलने का जो सिस्टम था उसको विराम लगा और वो गठन पूर्णता को प्राप्त होते ही परिणाम का अमरत्व उसको प्राप्त हो गया, अपरिणामिता उसमें आ गई। तो श्रम, गति, परिणाम ऐसा जड़ परमाणु में हमको दिखता है। जब हम मानव में देखने गए तो मानव में श्रम और गति दिखता है, परिणाम उस अर्थ में नहीं दिखता
जीवन परमाणु में, गठनपूर्ण परमाणु में देखने गए तो क्योंकि परिणाम अमरत्व हो गया है, परिणाम अमरत्व को पा चुका है, इसलिए अब उसमें श्रम जो है, श्रम क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के लिए दिखता है। अर्थात गति का गंतव्य अब क्या, गति जो है वो क्रिया पूर्णता के लिए और आचरण पूर्णता के लिए। अब चूंकि परिणाम अमरत्व को पा गया है, इसलिए मात्रात्मक गति नहीं है उसमें। मात्रात्मक गति घूर्णन गति, वर्तुल गति और कंपन गति के रूप में जीवन परमाणु में तो है ही, लेकिन अब उसमें गुणात्मक गति भी है, गुणात्मक परिवर्तन के लिए भी गति है, जो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता तक संपन्न होती है। तो ये श्रम विश्राम के लिए, गति गंतव्य के लिए और परिणाम अमरत्व के लिए, इस तरह से हर इकाई प्रकृति में श्रम गति परिणाम सहित है और श्रम गति परिणाम ही हमको क्रियाशीलता के रूप में दिखी है। और क्रियाशीलता के जब मूल में गए तो असीम अवकाश में इकाइयों का डूबा होना ऐसा समझ में आया। जब हम इकाइयों को भीगा डूबा कहते हैं तो घिरा होना ऐसा कहने की जरूरत नहीं बनती। भीगा होना, अगर कोई इकाई व्यापक में भीगी है और डूबी है तो घिरी तो होगी ही। घिरा होना के बिना डूबा होना और भीगा होना संभव कैसे? तो इसको फिर अलग से भीगा रहने कहने की जरूरत क्यों है, घिरा रहने की जरूरत कहने क्यों है? तो ये भी हमको व्यवस्था के अर्थ में समझ में आएगा। घिरा होना मतलब उसमें एक आवरण होना। तो जब हम ये आवरण हमको कहाँ दिखता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि व्यापक वस्तु और इकाई को छू नहीं सकता। केवल और केवल व्यापक वस्तु ही ऐसी वस्तु है जो इकाई को छू सकता है। व्यापक वस्तु के अलावा इकाई को कोई दूसरी इकाई छूने की सामर्थ्य ही नहीं है। ये कैसे दिखा? इसको जब देखने गए तो परमाणु अंश ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है और हर एक अंश का अपना प्रभाव क्षेत्र है। प्रभाव क्षेत्र जिसको परमाणु अंश में हम चुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी पहचानते हैं। तो हर इकाई का एक अपना प्रभाव क्षेत्र है और वो प्रभाव क्षेत्र के साथ ही सदा सदा रहता है। जब दूसरा परमाणु अंश उस परमाणु अंश के करीब जाता है तो अंश को न छू के वो प्रभाव क्षेत्र एक दूसरे की सीमा में आते हैं और व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। इस तरह से एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को न छूते हुए भी व्यवस्था को प्रमाणित कर देता है। क्या चीज है जो बीच में एक परमाणु अंश और दूसरे परमाणु अंश को छूने से रोका हुआ है, या किस चीज की वजह से व्यापक इकाई दूसरी इकाई को नहीं छू पा रहा है? अगर ध्यान से देखें तो उस बीच में व्यापक वस्तु ही है। चूंकि इकाई व्यापक वस्तु से घिरी हुई है, दूसरा इकाई भी व्यापक वस्तु से घिरा हुआ है, तो ये घिरा होना एक दूसरे को अच्छी निश्चित दूरी में व्यवस्थित करता है और यही इसके नियंत्रण का कारण भी है। अगर हम इसको छोड़ के देखें तो कोई भी परमाणु अंश कहीं भी भाग जाएगा, कोई भी परमाणु अंश कहीं किसी दूसरे परमाणु अंश में जाके चिपक जाएगा। इस तरह से व्यवस्था प्रमाणित नहीं होगी। तो चूंकि एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश से अच्छी निश्चित दूरी में रहता ही है और बीच में व्यापक वस्तु होता ही है, इस तरह से नियंत्रण का आधार व्यापक वस्तु ही है। चूंकि हर इकाई व्यापक वस्तु में घिरी हुई है, इस घिरे होने के कारण उसमें नियंत्रण उपलब्ध है और एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को छू नहीं सकता। इससे बड़ा संरक्षण और क्या होगा? जो अस्तित्व नित्य वर्तमान है और जगत शाश्वत है। जगत शाश्वत है कहने का मतलब है कि इकाइयों में क्षरण नहीं है, परमाणु में क्षरण नहीं है उस अर्थ में, अंशों की संख्या के अर्थ में। पूरे अस्तित्व में अगर जितनी मात्रा में पूरे अस्तित्व में अगर हम अंशों को देखने गए
तो जितनी मात्रा में अंश है उससे ना एक घटता है ना एक बढ़ता है। अंशों की संख्या शाश्वत है। ये संरक्षण क्यों? अगर ये व्यापक वस्तु से घिरा ना हो तो इसमें क्षरण शुरू हो जाए, घर्षण की वजह से अंश भी क्षरण होते होते शून्य हो जाए। चूंकि व्यापक वस्तु में इकाइयां घिरी हुई हैं, इसलिए एक अंश दूसरे अंश को छूता नहीं है, इसलिए वहां घर्षण नहीं है, और घर्षण नहीं है इसलिए क्षरण नहीं है। ऐसा तर्क विधि से समझ में आ सकता है। तो इस तरह से जब हम देखने गए तो पूरा अस्तित्व जो है व्यापक वस्तु में इकाइयां भीगे होने, डूबे होने और घिरे होने के अर्थ में है, और इसी कारण इकाइयां ऊर्जित हैं। इकाइयों के ऊर्जित होने के कारण क्रियाशील है अपना श्रम गति परिणाम के रूप में दिखाई देता है। पूरा अस्तित्व में भीगे होने के कारण घिरे होने के कारण नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में हमको दिखाई देता है, जिसका अध्ययन हम करते ही हैं पूरा मानव व्यवहार दर्शन में। और जितने दर्शनवाद शास्त्र हैं इस सब में इनका विस्तार है। मूल में संपृक्तता में मेरी जितनी बात रखनी थी, मेरे को जितना समझ में आया है आप लोगों के समक्ष रखा। आप सबने धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया भैया जी आपने संपृक्तता को लेकर। अब आगे नित्यानंद भाई जी। हमारे साथ नित्यानंद भाई जी हैं। नित्यानंद भाई जी नमस्ते। सर्वप्रथम परम आदरणीय पूज्य श्रद्धेय नागराज जी को प्रणाम करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और आप सबको भी प्रणाम। प्रबोधन का या संबोधन का काम करते हैं है कि इंगित सभी बिंदुओं पर हम ध्यान रखें और सुस्पष्ट करेंगे, ऐसी उनकी अपेक्षा रही है। तो प्रत्येक प्रबोधक या संबोधक को हमको सबको को ध्यान में रखना है। और क्योंकि इसके पहले हमने विकल्प देखा, तो विकल्प ही एकमात्र जो है व्यवस्था को समझने और व्यवस्थापूर्ण जीने की शैली है, और वही अध्ययन के क्रम में प्रस्तुत करते हुए, बिंदुओं को निश्चित करते हुए बाबा जी ने अध्ययन बिंदु को प्रस्तुत किया है। और इसको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है कि वो सार्थकता का अनुभव करते हैं। तो इस अर्थ में मध्यस्थ दर्शन अध्ययन बिंदु का उद्देश्य जो है मूल रूप में देखा जाए तो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण ही इसका मूल उद्देश्य है। ये उद्देश्य पूर्ण होने से उसके फलन में मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन होता ही है। जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण होना ही अध्ययन बिंदु का मूल उद्देश्य है। इसके फलस्वरूप मानवीयता सहज आचरण प्रस्तुत होना स्वाभाविक है, जिसके फलन में सर्वतोमुखी समाधान, समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाण प्रस्तुत होता है। क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति है ना, धरती तापग्रस्त, प्रदूषण, सभी मानव समाज जो है असुरक्षित है। मानव समुदाय इसकी आवश्यकता के रूप में धरती संतुलित रहना, ऋतु संतुलित बने रहना और धरती पर मानव अक्षुण रहना ऐसा प्रस्तावित है, जिसे अभ्यास करने की हमें आवश्यकता है। इसी के फलन में प्रस्तावना जो कि प्रमाण स्वरूप जो प्रस्तुत होते हैं वो प्रस्तावना के अर्थ में। तो इसमें मानव लक्ष्य के रूप में समाधान, समृद्धि, अव्यवस्था, अस्तित्व जो है क्रमशः क्यों कैसे का उत्तर को समाधान है ना, परिवार सहज आवश्यकता से अधिक, प्राकृतिक नियम सहज उत्पादन को समृद्धि, और परस्पर न्याय सुलभता के अर्थ में अभयता, और चारों अवस्थाओं में संतुलन जो कि मानव में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीने के अर्थ में अस्तित्व प्रमाणित होता है। इस तरह से अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान ही अपने में अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान का बोध मानव को होना विवेक एवं विज्ञान सम्मत ये समीचीन है। ऐसे ज्ञान का लोक व्यापीकरण करने के क्रम में बाबा जी ने लोक शिक्षा के रूप में जीवन विद्या को प्रस्तुत किया ही है, जो शिविरों के रूप में हम आप सबको विदित है। और मानवीय शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा का मानवीकरण भी अति आवश्यक है। इसके प्रयास में कई जगह प्रयास चल ही रहा है, और इसी में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहज प्रमाण है।
क्योंकि अगर हम तात्विकता में देखें तो परमाणु व्यवस्था का आधार है, वही हम जो है तर्क में इसको समझते हैं, और व्यवहार में परिवार जो है व्यवस्था का आधार दिखता नजर आता है, जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के अर्थ में प्रमाण के साथ है। जीवन विद्या में सर्वप्रथम अगर कुछ बात रखने की है तो वो जीवन ही दृष्टापद है, इसके होने का अध्ययन होना ही अध्ययन की पूर्णता है, और दृष्टापद होने के फलस्वरूप जागृति सहज प्रमाण होने का अध्ययन होने का पता चलता है, जो कि 20वीं शताब्दी तक मानव परंपराएं अनेक समुदायों में पहचानने की समीक्षा बाबा जी ने किया है। व्यक्तिवाद, समुदायवाद पनपना सर्वविदित है, ऐसा भी उन्होंने देखा है। समीक्षा के फलन में समुदाय समाज नहीं हो सकता और समाज जो है समुदाय नहीं हो सकता, इसका बोध होता ही है, और इसका बोध होने से फिर समाज वास्तव में क्या है, तो समाज अखंड है। इसीलिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात बार बार आती है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। इस तरह से अगर हम देखें तो मूलतः मध्यस्थ दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है, कि जो आधार किला है, आधार बिंदु है, जो तीन ज्ञान दर्शन ज्ञान के रूप में प्रस्तुत होता है, तो उसमें अस्तित्व दर्शन ज्ञान प्रमुख है, मूलतः है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान होने से क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है, ऐसा हमने सूचना प्राप्त किया, तो अस्तित्व दर्शन होने से उसमें जीवन ज्ञान होना स्वाभाविक है, और जीवन ज्ञान होने से समग्र समझ में आता है, तो उसमें मेरा होना और रहना दोनों समझ में आता है। तो समग्र यानी अस्तित्व दर्शन समझ में आता है, तो मैं जीवन हूँ और दृष्टा पद में हूँ, ये समझ में आने से मेरे जीने का स्वरूप क्या होगा, ये मान्यतापूर्ण आचरण के रूप में दिखता है। तो दोनों भाइयों ने काफी अच्छे से अपनी बात को रखा है। मैं इसको कनेक्ट करने के उद्देश्य से शुरू से ले रहा हूँ, थोड़ा सा टच करते हुए। तो इस तरह से अस्तित्व दर्शन को अभी भैया जी ने काफी अच्छे से रखा। इसमें मूलतः देखेंगे तो जैसे भैया जी ने कहा था कि ध्यान जाता नहीं व्यापक की ओर, तो किसी भी वस्तु को है ना, किसी भी इकाई को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको परिचय पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए व्यापक की आवश्यकता पड़ती है। बिना व्यापक के कोई वस्तु परिभाषित नहीं होता, कोई इकाई परिभाषित नहीं होता। छोटा सा एक मोटा स्वरूप में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बात को आगे रख रहा हूँ। एक पेन को अगर हम पकड़ के किसी को पूछें कि ये कितना है, तो एक ही बोलेंगे। अगर उसी को है ना कुछ देर बाद उसकी कैप को, उसके ढक्कन को अगर निकाल के हम दोनों हाथों से पकड़ के पूछें कि अब कितना है, तो स्वाभाविक तौर से सामने वाला दो बोलते हैं। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि ये एक है कि दो है? तो चूंकि हम कोई भी वस्तु को देखने जाते हैं या देखते हैं, तो उसकी चारों ओर एक खालीपन सा दिखता है, तो ये खालीपन नहीं है। एक इकाई को दूसरी इकाई के बीच में जैसे व्यापक है, उसके अंदर है, उसके बाहर है। तो भैया जी ने इसको डूबा भिगा घिरा के रूप में प्रस्तुत किया, जो मूलतः बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से व्यापक वस्तु पारगामी, पारदर्शी है ना, और क्रिया शून्य है, सबको प्राप्त है। इस अर्थ में हर वस्तु उसमें डूबी भिगी गिरी है, और ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता के साथ, नियंत्रण के साथ प्रस्तुत है। क्रियाशीलता को अच्छे से देखते हैं तो इसमें सम विषम मध्यस्थ क्रियाएं दिखती हैं। तो क्योंकि मध्यस्थ क्रिया मूल है, इसी के नाम से मध्यस्थ दर्शन है। तो मध्यस्थ क्रिया क्या है ना, सम विषम आवेशों को नियंत्रण करते हुए और उससे बिना प्रभावित हुए ऐसे वैभवित होने की क्रिया को मध्यस्थ क्रिया कहा, जो कि जीवन परमाणु में आत्मा में मध्यस्थ क्रिया होने को ही अनुभव के रूप में बाबा जी ने प्रस्तुत किया है प्रमाण के साथ। तो इस तरह से सम विषम मध्यस्थ क्रियाओं को अगर देखने जाते हैं, तो मध्यस्थ क्रिया सम विषम को, आवेश को नियंत्रण में रखते हैं और उनसे प्रभावित नहीं होते। तो स्वत्व, स्व यानी होना, स्व यानी व्यवस्था सूत्र है ना, पूरकता उपयोगिता के रूप में है। आचरण में त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में दिखती है, जो नित्य वर्तमान है। इस तरह से क्रियाशीलता को और श्रम गति परिणाम के रूप में काफी अच्छे से भैया जी ने रखा है। इसमें श्रम का विश्राम, उसके मूल में परिणाम का अमरत्व जीवन इकाई के रूप में है, और श्रम को विश्राम जो है समाधान, वेदा के अर्थ में मानव और देव मानव पद तक
की यात्रा है। उसके आगे जो है गति का गंतव्य वो आचरण पूर्णता, दिव्य पद, दिव्य मानव तक की यात्रा है। परिणाम में अमरत्व तो अस्तित्व सहज घटना जो है विकास के रूप में प्राप्त है ही। इस तरह से अब अध्ययन बिंदु के मूल बिंदु पर मैं आता हूँ, जिसको अभी अस्तित्व दर्शन में सर्वप्रथम संपृक्तता के रूप में बात रखी ही है। तो मूल बिंदु है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व को अच्छे से देखने जाते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन होना ही सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व का अध्ययन करना है, तो सह अस्तित्व का अध्ययन का विधि क्या है, सह अस्तित्व के अध्ययन कैसे करें। तो चूंकि किसी भी धरती में सर्वप्रथम जो है वास्तविकता का, सत्यता का अध्ययन जो है वो अनुभव मूलक विधि से ही घटित होता है। योग संयोग से बाबा जी कहते रहे कि इस धरती पे ये घटना मेरे द्वारा घटी है, इसमें पूरी मानव जाति का श्रम जो है, परिश्रम पहले से रहा ही है। इसीलिए बाबा जी ने सर्वप्रथम जो है व्यवहार दर्शन में कृतज्ञता को लिखते हुए पूरी मानव जाति को अर्पित करते हुए उन्होंने इसको आनंद का अनुभव करते हुए इन्होंने विश्लेषण किया है। तो अध्ययन की प्रक्रिया क्या हो, इसको पहले बिंदु में बाबा जी लिखे हैं, भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति के रूप में इसका अध्ययन संभव है। तो भास क्या है? भास के पूर्व अपन चलते हैं। भास एक्चुअल में जो है ना श्रवण है। भास का अर्थात जो है भाषा रूप में वस्तु को इंगित करने वाले जो शब्द हैं, जो सूचनाएं हैं, उसको सुनना, ये भास है। तो उसके पूर्व जो है सबसे पहले आती है बात प्रस्तावना की। तो मध्यस्थ दर्शन प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है और प्रस्ताव को जांचने का एक क्रम बनता है। जांचने के अनंतर जो है लक्ष्य के रूप में अगर अध्ययन मूल में दिखता है कि अध्ययन होना ही, अध्ययन करना ही लक्ष्य है, तो इस लक्ष्य के अर्थ में फिर अध्ययन प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जो भास के रूप में पहला आता है। भास यानी श्रवण। श्रवण को अगर देखने जाएं तो पढ़ने का अर्थ ना सुनने से ही है, सुनने का अर्थ पढ़ना ही है। तो अस्तित्व में जो भी रियलिटी है, जो भी वास्तविकताएं हैं, उसको शब्द के रूप में, सूचना के रूप में अपने आप में ग्रहण कर पाना, यह भास की स्थिति है। और जब शब्द ग्रहण होता है, सूचना पूरी होती है, तो इसके अर्थ के साथ, तो क्योंकि कोई भी शब्द के मूल में उसका अर्थ होता है और अर्थ के मूल में उसकी वस्तु होती है। तो भास मूलतः श्रवण है और ये शब्द को ग्रहण करना, ये भास कहलाता है। इसी के अनंतर आभास क्रिया है। आभास का अर्थ होता है मनन, पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना। अर्थात पूर्वानुक्रम को यहाँ और स्पष्ट कर दूं। पूर्वानुक्रम अर्थात मन जो है वृत्ति के अनुसार उसकी सूचनाओं को ग्रहण करके वरीयता क्रम के अनुसार चलना। वृत्ति जो है वो चित्त के आदेशों का, उनके संकेतों को ग्रहण करना, और चित्त जो है वो बुद्धि के संकेतों को ग्रहण करना, और बुद्धि जो है वो आत्मा के संकेतों को ग्रहण करना, और आत्मा मूलतः सहअस्तित्व में अनुभव संपन्न होना और अनुभव के साथ, प्रमाण के साथ प्रस्तुत होना। तो इस तरह से पूर्वानुक्रम को स्वीकारने के क्रम में आभास, मनन क्रिया जो है वो मन वृत्ति के अनुसार चले, वृत्ति चित्त के अनुसार चले, तो यह आभास क्रिया होती है। आभास को दूसरा नाम मनन कहा। उसको और अच्छे से स्पष्ट करने, अगर अपन देखें स्पष्ट करते हुए, तो आभास यानी अर्थ स्पष्ट होना। तो अस्तित्व में जो भी वास्तविकताएं हैं उसको कहने के लिए एक शब्द, एक नाम दिया, उसको कहा भास। उसके अर्थ को समझ में आना, अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं तो अर्थ के रूप में ग्रहण कर पाना, जो भी इंगित वस्तु है उसको अर्थ के साथ समझना, ये आभास है। इसी को मनन कहा। तो भास और आभास यानी श्रवण और मनन को एक साथ मानने की क्रिया कहा। तो आज हम सब 4.5 क्रिया में हमको भास, आभास, कहीं न कहीं सूचना पाने के
पश्चात भी सूचना जो प्राप्त नहीं व्यक्ति है, यानी जिसको सूचना प्राप्त नहीं है, उसे भी कहीं न कहीं भास आभास होता है, क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। हर एक इकाई व्यापक में डूबी हुई गिरी है। इस अर्थ में हर एक व्यक्ति को सूचना प्राप्त होते हुए भी उसको भास आभास होता है। ध्यान भले ही नहीं जाता कि ये भास आभास है क्या, क्योंकि सत्य में यानी कि परम सह अस्तित्व में होने की वजह से भास आभास होना स्वाभाविक है। तो अभी 4.5 क्रिया में मान्यता की क्रिया है जो भास आभास के रूप में है। इसके अनंतर अगर हमारा मन बनता है, अगर इसको अपन मूलतः मध्यक दर्शन के अकॉर्डिंग देखें तो भास श्रवण पूरा होना भास है और शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाना आभास है। इसके अनंतर प्रतीति नाम की जो क्रिया है, उसे प्रतीति को अगर देखते हैं तो साक्षात्कार और बोध की संयुक्त जो अभिव्यक्ति है उसके प्रतीति कहा। प्रतीति में साक्षात्कार और बोध है। तो साक्षात्कार क्या है? अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं उसका अर्थ ग्रहण करने के साथ उसको सत्य के रूप में स्वीकारना, ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार की स्थिरता जो है बोध से कम होती है ना। साक्षात्कार की निरंतरता पुष्ट होकर के बोध यानी अवधारणा के रूप में बनती है। तो इस तरह से साक्षात्कार और बोध को एक साथ प्रतीति के रूप में कहा है। और प्रतीति के अनंतर जो है अनुभूति नाम की क्रिया है, इसको अनुभव के रूप में बाबा जी प्रस्तुत किए हैं। तो अनुभव किस चीज का अनुभव? तो सह अस्तित्व में व्यापक और जड़ चैतन्य प्रकृति का साथ साथ होना व्यवस्था के अर्थ में, व्यवस्था के रूप में ये समझना मूलतः जो है अनुभव है। और इसके प्रमाण जो है वो जीने के अर्थ में, स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में। इस तरह से अनुभूति को अनुभव कहा और प्रतीति और अनुभूति को एक साथ जानना कहा। तो चूंकि 4.5 क्रिया में मानना भास आभास तक है और जानने का क्रम जो है वो प्रतीति और अनुभूति में है, क्योंकि बाबा जी कई जगह इस बात का जिक्र किए हैं कि साक्षात्कार तक ही पुरुषार्थ है। पूरी अध्ययन की जो क्रम है जिसमें हमको ताकत लगानी है, जिसमें हमारा बल लगाना है, वो पूरी साक्षात्कार तक है। साक्षात्कार होने के फलस्वरूप बोध होना स्वाभाविक है। बोध होने के अनंतर जो है अनुभव होना स्वाभाविक है। अनुभव होने से प्रमाण प्रस्तुत होता ही है, जिसको हम आप सभी आदरणीय संजय एनागरा जी के रूप में जीता जागता सहअस्तित्व का प्रतिरूप में हम उसको देख ही चुके हैं। इस तरह अध्ययन की प्रक्रिया बाबा जी ने भास आभास प्रतीति और अनुभूति के रूप में यहाँ रखा है। तो बाबा जी ने जैसे अध्ययन की प्रक्रिया को यहाँ प्रस्तुत किए, इस अध्ययन की प्रक्रिया में अगर हम अनुभव संपन्न होते हैं तो प्रकृति में संपन्नता किस तरह से दिखती है ये बाबा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रकृति में संपन्नता जो है वो पदार्थ अवस्था, ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता के रूप में दिखती है। जैसे अभी संपृक्तता अस्तित्व दर्शन में हमने देखा कि व्यापक वस्तु में हर एक इकाई डूबी भीगी और घिरी है। तो पदार्थ अवस्था मूल रूप में ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त हो रही है। तो यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है कि चेतना, जिसको व्यापक को चेतना कहा, चेतना को प्रस्तुत करने का जो लक्ष्य है चारों अवस्थाओं का, तो पदार्थ अवस्था की संपन्नता क्या है? तो पदार्थ अवस्था व्यापक में डूबे भीगे गिरे रहने की ऊर्जा संपन्नता है और इसमें इसकी मौलिक क्रियाशीलता है। इस तरीके से पदार्थ अवस्था दिखती है। इसके अनंतर प्राण अवस्था है। प्राण अवस्था ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता तो है ही, क्योंकि ये अनुक्रम के अर्थ में पदार्थ से वरीय प्राण अवस्था है। इसलिए उसमें जो जैसे गुरु मूल्य में लघु मूल्य रहता ही है, तो पदार्थ अवस्था की ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता प्राण अवस्था में है ही। इसको हम प्राण पद चक्र में देख ही चुके हैं कि प्राण अवस्था जब विरचित होती है तो पदार्थ अवस्था में उसका आवर्तनशीलता रहता ही है। तो इस तरह से ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता तो उसमें निहित है ही, उसमें साथ में एक और जो है नई चीजें देखने को मिलती है, वो है स्पंदनशीलता। स्पंदनशीलता को और अच्छे से समझते हैं तो श्वास प्रश्वास है जो कोशिकाओं में जो रचना तत्व और पुष्टि तत्व के अनंतर जो है
इसमें एक तरह से सिकुड़ना और फैलना स्वाभाविक होते रहता है जब तक वो विरचित होकर के पदार्थ अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए, तो इसे स्पंदनशीलता कहा। तो प्राण अवस्था अस्तित्व में, व्यापक में, डूबे भीगे गहरे रहने से सहअस्तित्व के रूप में संपन्नता के अर्थ में ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता के रूप में दिखती है। इसके अनंतर पदार्थ और प्राण अवस्था से बड़ी जो है जीवावस्था है। तो जीवावस्था ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता और आशा संपन्नता के रूप में दिखता है। इसमें एक नई बात सामने आई, आशा संपन्नता। इसके पूर्व ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता है ही। इसको अपन जो है अस्तित्व में 4 पद के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था जो है वो प्राण पद चक्र में है। इसके संक्रमण के पश्चात जो है वो आता है भ्रांत पद। तो भ्रांत पद में है ना, ये जीवावस्था और ज्ञानावस्था की इकाई है। तो इसमें जीवावस्था विरचित, जीवावस्था का शरीर जो है वो प्राणावस्था की इकाई है और ये विरचित होने के पश्चात पदार्थ अवस्था में जाती है। इसमें एक और नई बात आई जो है जीवन क्रिया। जीवन क्रिया गठनपूर्ण परमाणु जीवावस्था में, इसीलिए वहां आशा विचार इच्छा जो कल्पनाशीलता के अर्थ में है, अर्थात आशा विचार इच्छा तीनों को एक साथ कल्पनाशीलता के रूप में बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। हम आप उसको अभी भी जांच सकते हैं अपने अंदर में। तो जीवावस्था में आशा संपन्नता एक नई चीज देखने को मिलती है जो व्यापक को जो है प्रस्तुत करती है संपन्नता के अर्थ में कि जीवावस्था की इकाई जो है वो जीने की आशा में है ना वो संपन्न है। इसीलिए है ना प्राण भय वहां दिखता है। पदार्थ अवस्था, आप किसी पेड़ को काटने जाएंगे तो पेड़ भागते हुए नजर नहीं आते, लेकिन अगर किसी जीव को मारने के लिए कोई आतुर होते हैं तो वो भागते हुए नजर आते हैं। तो आशा संपन्नता मतलब वो जीना चाहते हैं, जी करके वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन और रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श को प्रमाणित करना चाहते हैं। इस अर्थ में जीवावस्था ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता के साथ साथ आशा संपन्नता के रूप में दिखती है। इसके अनंतर ज्ञानावस्था ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, आशा संपन्नता के साथ साथ एक नई चीज ज्ञान संपन्नता के साथ दिखता है। तो तीनों अवस्थाएं व्यापक में डूबे भीगे गिरे रहने से चेतना संपन्न अपने स्थिति गति के अनुसार उन्होंने अपनी संपन्नता को व्यक्त किया ही हुआ है। ज्ञान संपन्नता जो है अभी ज्ञानावस्था की इकाई में शेष है, इसी के लिए अध्ययन प्रक्रिया है और इसी अध्ययन प्रक्रिया के लिए अध्ययन बिंदु जो है हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इस तरह ज्ञान अवस्था में एक नई चीज ज्ञान संपन्नता दिखती है। बाकी ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता साथ में रहता ही है। तो जो भ्रांत पद है उसमें भ्रांत पद के अनंतर जो है एक संक्रमण के पश्चात मानव चेतना दिखती है। मानव चेतना के आगे जो है दिव्य चेतना पुनः संक्रमण के पश्चात नजर आती है। तो इस तरह से अपन देखें तो प्रकृति में संपन्नता पदार्थ अवस्था में परिणामानुषंगी के रूप में दिखता है, प्राण अवस्था में जो है बीजानुषंगी के रूप में, ये परंपरा को लेकर आगे चलने की बात है, और जीवावस्था में वंशानुषंगी के रूप में, और ज्ञान अवस्था में संस्कारानुषंगी के रूप में परंपरा हमको दिखती है। इस तरह से तीसरे बिंदु में अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं जिसको अभी जीवावस्था और ज्ञान अवस्था के रूप में, इसमें पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था जड़ प्रकृति के रूप में जानी जाती है, जिसमें क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता है ही, और जीवावस्था, ज्ञानावस्था चैतन्य प्रकृति के रूप में गण्य है। ये चेतना संपन्न जीने की आशा के रूप में जीव चेतना और जीव चेतना का संक्रमण जो है मानव चेतना में फलस्वरूप है। इसमें अपन देखते हैं तो जो है अस्तित्व में 4 अवस्थाओं में जो और रियलिटी है तो सामने रखते हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया के रूप में। क्योंकि भौतिक क्रिया जो है वो पदार्थ अवस्था में दिख रही है और पदार्थ प्राण अवस्था में भौतिक रासायनिक क्रिया दिखती है, जिसमें जीवावस्था का शरीर, ज्ञानावस्था का शरीर भी भौतिक रासायनिक क्रिया से ही संपन्न है। और गठन पूर्णता के अनंतर जो है जीवन परमाणु में जीवन क्रिया नाम की एक नई क्रिया नजर आती है। यही बाबा जी का अनुसंधान है जिसको अभी शिक्षा में चैतन्य पक्ष को जोड़ने की बात वो करते हैं। इसी के फलस्वरूप जो है प्रत्येक एक में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म अविभाज्य होना दिखता है। तो प्रत्येक एक में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म किस तरह से दिखता है, तो इसको मैं 4 अवस्थाओं के रूप में
बात को रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि समय अपने पास कम है, इसलिए संक्षेप में बात को रखना। रूप रूप को देखने जाते हैं तो आकार आयतन घन के रूप में दिखता है, तो पदार्थ अवस्था का आकार आयतन घन के रूप में है ना, और वैसे ही प्राण अवस्था का, वैसे जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था का रूप हमको दिखता ही है। गुण को अपन देखते हैं तो गुण परस्परता में प्रभाव के रूप में दिखता है। परस्परता में प्रभाव मतलब एक इकाई दूसरे इकाई के संपर्क में आता है, तो उसका कुछ मतलब उसकी उपयोगिता जो है स्थिति के रूप में और गति के रूप में पूरकता दिखती है। तो परस्परता में जो प्रभाव है, जो किसी एक के साथ आने से अलग और दूसरे के साथ आने से अलग, ये गुण जो है परस्परता में बदलते रहते हैं। तो परस्परता में जो प्रभाव होता है वो गुण कहा। तो ये तीनों चारों अवस्थाओं में गुण भी दिखता ही है। मानव में गुण जो है वो मूल्य के रूप में दिखता है कि एक संबंध का दूसरे संबंध के साथ अगर देखते हैं तो वो जो है गुण बदलते हैं, यानी मूल्य जो है वरीयता क्रम में और प्रधानता क्रम में बदलती है। स्वभाव को देखते हैं तो स्वभाव मूलतः मौलिकता है किसी भी वस्तु की, और स्वभाव को और अच्छे से देखने जाते हैं तो गुण की निरंतरता ही स्वभाव बन जाती है, जिसमें पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था का स्वभाव जो है अपन पदार्थ अवस्था में संगठन विघटन के रूप में, और प्राण अवस्था में कारक मारक के रूप में, है ना, जीवावस्था में क्रूरता के रूप में स्वभाव, और ज्ञान अवस्था में जो है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में जो है स्वभाव दिखता है। धर्म मूलतः धर्म जो है जिससे जिसका विलगीकरण न हो वह उसका धर्म है। तो पदार्थ अवस्था का धर्म होना, अस्तित्व के रूप में होना का धर्म है। प्राण अवस्था का धर्म जो है होने के साथ साथ पुष्टि है। जीवावस्था का धर्म जो है होना, पुष्टि के साथ साथ आशा संपन्नता है। और ज्ञानावस्था का जो धर्म है वह होना, पुष्टि और आशा संपन्नता के साथ साथ निरंतर सुखी होने के अर्थ में धर्म जो है दिखता है। प्रत्येक एक वस्तु में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म अविभाज्य दिखते हैं। अविभाज्य का अर्थ है कि रूप, गुण, स्वभाव, धर्म एक दूसरे से अलग नहीं होते। किसी भी इकाई को समझना है तो ये चारों समझ में आता है। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म सभी इकाई पूरे डायमेंशन में पूरी उसकी स्थिति और गति के साथ समझ में आता है। तो आगे की क्रिया स्थिति गति अविभाज्य होने के अर्थ में है, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु में स्थिति गति के रूप में देख सकते हैं, वो जड़ चैतन्य प्रकृति हो या वो जो है कोई दूसरी और जो है इकाई हो। तो जड़ चैतन्य प्रकृति के अर्थ में स्थिति गति दिखता है। अगर हम पूरी वास्तविकता को देखें तो अस्तित्व में दो ही वास्तविकताएं दिखती हैं, एक व्यापक और एक इकाई। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे डायमेंशन में स्थिति गति को देख सकते हैं। अगर व्यापक स्थिति पूर्ण है तो जड़ चैतन्य प्रकृति जो है वो गतिशील है। इस तरह से व्यापक को स्थिति और जड़ चैतन्य प्रकृति को गति के रूप में देख सकते हैं। बाबा जी अक्सर एक शब्द भी मतलब एक दो शब्दों का योग जो है अक्सर कहा करते थे, स्थिति गति, जिसको हरिहर भी कहते थे। तो जैसे अपन दो दिन से भी बात कर रहे हैं उपयोगिता पूरकता की, तो उपयोगिता स्थिति में है तो पूरकता उसकी गति है। इस तरह से प्रत्येक जो जोड़े में है उसको स्थिति गति के रूप अपन देख सकते हैं। क्योंकि समय हो चला है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। समय के अनुकूल जितनी बातें रखनी थी मैंने प्रयास किया, और किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो बाद में कॉल करके पूछ सकते हैं। आप सबने ये मंच दिया, आप सबको धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपने मुख्य रूप से अध्ययन प्रक्रिया पर और संप्रदायवश चारों अवस्थाएं किस प्रकार से क्रियाशील हैं उसको आपने व्यक्त किया। बहुत सुंदर तरीके से आपने विश्लेषण प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अब हमारे पास जो समय है वो 6:15 हो चुका है और योगेश भैया जी हमारे साथ 6:20 से जुड़ेंगे, तो हमारे पास अभी 5 मिनट का समय है। तो जल्दी से हम फीडबैक की ओर बढ़ते हैं और समय का ध्यान रखते हुए सभी फीडबैक प्रस्तुत करेंगे। दीदी एक सवाल भी है, प्रकृति में संपन्नता के उसमें क्या हुआ है ना, हाँ। तो पदार्थावस्था में ऊर्जा संपन्नता के साथ क्रियाशीलता, ये तो समझ में आती है कि वो डूबा भीगा होने की वजह से ये दोनों चीजें होती ही है। उसके बाद जब उसका प्राणावस्था में संक्रमण जब हुआ है तो उसमें स्पंदनशीलता जो आई है, ये परमाणुविक लेवल में क्या परिवर्तन हुआ है,
क्योंकि ये ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता तो समझ में आने के लिए है ना। जी हाँ, तो तीनों भाई में से जो भी हाँ, उत्तरित जी करना चाहते हैं। हाँ, जी दीदी, मैं बात को रख रहा हूँ। परमाणु में जैसे वो घूर्णन, जो 3 गतियां हैं परमाणु में, उसकी वजह से क्रियाएं भी हैं। जी श्रम गति परिणाम है उसकी वजह से। और ये विकास क्रम में, तो ये विकास क्रम में ये किस तरीके से क्या परिवर्तन आया वहां पे जी दीदी, मैं इस बात को रखना चाहूंगा। अवस्था में। जी जैसा कि पदार्थावस्था में जो प्रथम यौगिक की घटना होती है वो जल है। तो हाँ। निश्चित ताप, है ना, निश्चित ताप, दाब और ब्रह्मांडीय किरणों के संयोग से एक जलने वाली और एक जलाने वाली वस्तु का आपस में योग संयोग बनता है, और वो जल जो है फलन में आता है यौगिक के रूप में। जल जो है निरंतर लंबे समय तक उपस्थित रहने से इसी में फिर रसायन जो है, जिसको अपन क्षार और अम्ल के रूप में देखते हैं, तो ये भी एक अस्तित्व में ब्रह्मांडीय किरणों के संयोग से एक ऐसी स्थिति बनती है कि उसमें आपस में, है ना, रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया के साथ साथ जो है रचना तत्व और पुष्टि तत्व नाम की 2 घटना घटती है। तो पुष्टि तत्व जो है उसको आगे परंपरा तक लेके जाने के लिए रहती है, और रचना तत्व जो है उसमें एक नई रचना आती है, जिसमें फिर जो परमाणु में संकुचन और जो, है ना, मतलब फैलना और सिकुड़ना के रूप में एक नई चीजें दिखती हैं। पहले तो आप, है ना, पहले तो आपको जो है ये दिखता था कि क्रियाशील है ना, स्वयं में मतलब जो है घूर्णन गति और कंपन और वर्तुल दिखता था। उसके साथ साथ जो है वो अगर देखें तो प्राण अवस्था में एक नए स्वरूप में दिखता है, श्वास लेना और छोड़ने के रूप में, जिसमें संकुचन और जो है फैलाव होता है। उसी को स्पंदनशीलता कहा दी। हाँ, नहीं, स्पंदनशीलता क्या है वो समझ गई हूँ मैं, लेकिन वो स्पंदनशीलता आई कैसे इसको जानना चाह रही थी। तो आप क्या कह रहे हैं कि जब उसमें विकिरणीय जो भी परिस्थिति जन्य तरीके से एक किस्म का यौगिक जो बनता है, जी, वो यौगिकीकरण की प्रक्रिया के चलते एक अलग तरीके की कंपन चालू होती है, वही स्पंदनशीलता है। दीदी, आप इसको घर में अभी भी स्वाभाविक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किसी भी टब, मतलब टब में, बाल्टी में पानी को लंबे समय तक रखेंगे, उसमें अपने आप काई उत्पन्न हो जाता है। तो ये काई आता कहाँ से? वहीं से तो स्पंदनशीलता का मतलब साक्ष्य है कि पानी में अपने आप स्वाभाविक रूप से काई जो है, कोशिकाएं आ जाती हैं। तो ये मैं वो ये आती कहाँ कैसे है, ये संक्रमण को जानना चाह रही हूँ। क्या प्रक्रिया घटती है परमाणुविक लेवल पे? जी, वो ब्रह्मांडीय किरणों का संयोग भी उसमें रहता है दीदी। अभी समय कम है ना, मैं आपसे फिर और अच्छे से डिटेल में चर्चा करूंगा, इसको समाप्त करूंगा। ठीक है भैया जी को प्रस्तुत होना है जी। रीना दीदी जी, हाँ रीना नमस्ते। आज अरविंद पांडे भाई जी भी जुड़े हुए हैं, सुखेन साहू भाई जी, सोनीलाल भाई जी, मध्यांश पटेल भाई जी, अमित सैनी भाई जी और गोपाल साहू भाई जी। तो इतने भाई जी नए जुड़े हुए हैं। इन सब भाई जियों का उत्सव पारा साकरी में हार्दिक अभिनंदन। आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो आज तो अपना मुझको लगता है 6:20 हो चुका है, तो समय के अनुसार हम सीधे योगेश भैया के पास ही पहुंचते हैं। एक तो भैया लोगों की प्रस्तुति के लिए खूब सारी बधाई, और जो चर्चा इंटरैक्टिव हो रही है इसके भी सुनने वाले जितने उत्साह से इसके साथ लगे हुए हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। तो आज हम प्रक्रिया पर बात करेंगे और धीरे धीरे आगे वस्तु तो अस्तित्व सह सच्चाई हर पल हर क्षण है ही, वर्तमान है ही। हमारी दृष्टि में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा वैसे वैसे वस्तु की हमको परिचित होती रहेगी। अब ये जो है, ये 3-4 बिंदु हैं विचार के लिए सबके, कि ये एक्चुअली प्रक्रिया क्या है। जैसा मुझे समझ में आ रही है वैसा मैं सबके लिए रख रहा हूँ। तो प्रस्तुतकर्ता सभी बंधु भगिनी अभी तक की जितनी सूचना उनके पास है, उस सूचना को वो हम सबके बीच में शेयर कर रहे हैं।
संप्रेषित कर रहे हैं। और ये संप्रेषणा से ये उद्देश्य है कि ये जो ज्ञान की सूचना है, वो ज्ञान की सूचना हर परिवार में कैसे सुलभता से पहुंचे। तो सूचना का प्रसारण है मूलतः, और अब ऐसी सूचना हमें मिली, इस सूचना से हमारे में प्रेरणा होना और हम स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित हो जाना, और हम स्वयं अध्ययन से, स्वयं की कल्पनाशीलता से इस सच्चाई को देखने का, समझने का हमारा प्रयास प्रारंभ होना। ये एक प्रमुख प्रक्रिया जो कि हम सबको, इस प्रक्रिया को हम जान सकते हैं क्या। तो ये एक ऑर्गेनिक तरीके से मानव में संवाद होने की प्रक्रिया मुझको समझ में आ रही है, और इसका एक सीधा संबंध है हम सबके व्यवहार में विकास का। तो हम सभी बंधु भगिनी परिवार आपस में हम संबंधित हैं, तो हम सबका संबंध लक्ष्य के आधार पर होना, यही हम सबके संबंध में विकास की स्थिति है। ऐसे हम एक दूसरे के लिए पूरक हो पाए, विचार में पूरक हो पाए, तो उसका प्रारंभिक यह जो सूचनाएं हैं, वह सूचनाएं अब हम सबके बीच आए। पुस्तक में वांग्मय के रूप में वो सूचनाएं हैं। जब वांग्मय के साथ व्यक्ति जुड़ता है, तब उसकी एक सुगमता और सुलभता होती है। तो इस प्रकार से वांग्मय और व्यक्ति, अब यह व्यक्ति जो सुगमता के अर्थ में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मेरा भी पिछले 10 वर्षों का एक छोटा ऑब्जर्वेशन है, मैं सबके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो भी मैं अभी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस पर मेरा पुनर्विचार होता ही रहता है। तो आपस में संबंध विकास के अर्थ में मैंने कैसे देखा इसको, तो मैंने इस तरह से देखा कि हम सबके बीच में जो प्रमुख बाधा है संबंधों के विकास में, उस बाधा को हमने पहचान पहले ही कर लिया है। उस बाधा का नाम है अहंकार। और जब तक ये अहंकार हटते नहीं है कि नहीं, जब तक ये अहंकार की प्रवृत्तियों में परिमार्जन नहीं होता, तब तक व्यक्ति व्यक्ति में संबंध संतुलित होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो अहंकार कैसे निकले, उसके अनेकों उपाय इसके पूर्व हम किए। बाबा जी के प्रस्ताव में यह उपाय बाबा जी ने सुझाया कि आपस में संवाद होना। तो पूर्णता के अर्थ में जब हम ऐसी गोष्ठियों में सत्य सूचनाओं को, जो अनुभूत हैं, ऐसे सूचनाओं के साथ हम चर्चा करते हैं, तो इन चर्चाओं में एक दूसरे को सुन पाना, यह हम लोगों की एक प्रवृत्ति विकास इसमें होता है। और जैसे जैसे हम एक दूसरे को सुन पाते हैं, वैसे वैसे एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास सूत्र आने लगता है। तो एक है कि एक जो अहंकार है, ये अहंकार गलने लगते हैं, और सामने वाला भी कुछ प्रयास कर रहा है, मैं भी कुछ प्रयास कर रहा हूँ, और हम दोनों के जो प्रयास से परस्पर मंगल मैत्री सूत्र उदय होना, और विश्वास के आधार पर विचार, विचार से कार्य, व्यवहार और व्यवहार से कार्य, इस तरह से विचार, व्यवहार और कार्य की एक संस्कृति हम सबके मानसिकता में उदय हो, जो कि वंदनीय बाबा जी के अनुभव के रोशनी में हम ये प्रयास कर रहे हैं। तब जैसा जो व्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, वैसा शायद उनका भी होगा कि जो भी हम प्रस्तुत करेंगे, एक तो सूचना यथावत रखने का हमारा प्रस्तुति हो रहा है, उसके साथ जो हमारे निष्कर्ष रहते हैं, उन निष्कर्षों को पुनर्विचार की उसमें वो रहते हैं। क्योंकि जब तक पूर्णता हम पा नहीं लेते, तब तक प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे निष्कर्षों में वृद्धि, निखार है ना, स्पष्टता, ये होते रहती है। तो आज
मैं भी आपके सामने कुछ मुद्दे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज की जो मेरी स्थिति है, जो मेरी गति है, उस अनुसार मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब चूंकि हम सब साथ संबंध में जुड़े हैं, तो हम प्रतिदिन एक दूसरे के साथ इस प्रकार से सानिध्य और सहवास से जीने के कार्यक्रम से ये सभी जो निखार है, जो हमारे विचारों की स्पष्टता में है, वो व्यवहार और कार्यों से दिखता रहेगा। तो फलस्वरूप विचार के साथ व्यवहार और कार्यों को जोड़ देने से और एक कार्यक्रम होने से, उन कार्यक्रमों में भागीदारी होने से हमारे स्पष्टता, हमारे जीने में झलकने से सूचनाओं की दृढ़ता आपस में होने लगती है। तो इतना ही मेरा निष्कर्ष मैं आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक स्थिति हमारी आएगी कि हम परस्पर व्यवहारों से खुश होकर, है ना, अहंकार मुक्ति के प्रवृत्ति के साथ रहते हुए, और दूसरे तीसरे स्थिति में जो जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के डिटेल्स में जाएंगे और एक एक बिंदु पर हम डिटेल करेंगे। उसी को दर्शन, वाद और शास्त्र कहा गया है। तो प्रारंभिक सूचनाएं होने से हम सब में ये प्रेरणा अंतरित होना कि हाँ, समझा जा सकता है ना, ये सूचनाएं सुगम हो रही हैं और ये मेरे लिए प्रेरणा दे रही हैं कि मैं भी मेरी क्षमता से, मेरी पात्रता से, मेरी योग्यता से और अस्तित्व की सच्चाइयों को समझने का, देखने का और उसके अनुसार जीने का मैं प्रयास करूं, जिससे कि परस्पर व्यक्ति व्यक्ति में विश्वास, परिवार में विश्वास रूपी समाधान और समृद्धि और फलता, हम सभी बंधु भगिनी जो एक सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, इनमें एक अभय का वातावरण तैयार होना, यही इसके पीछे मंगल कामना है। और ऐसी मंगल कामना का जो भरपूर सहयोग अब तक मिला है, इसके सबके लिए, प्रस्तुतकर्ताओं के लिए और उसमें भाग लेने वाले सभी के लिए, सभी एक समानता के स्तर पर होना, यह एक सुखद आज का एक ऑब्जर्वेशन कहिए, एक भाव कहिए, मैं आपके लिए व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है रीना दीदी, मुझे इतना व्यक्त करना था। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ध्यानाकर्षण यह कराया। प्रक्रिया था आपसे जी। हाँ, आपने बहुत ध्यानाकर्षण बढ़िया, खूब कराया कि ये जितनी भी चर्चा हो रही है, हम प्रारंभिक सूचनाओं को ले रहे हैं अभी, और स्वयं की कल्पनाशीलता से हम सच्चाई को देखने का आगे प्रयास करेंगे और यही हमारा एक अध्ययन क्रम बनेगा। और एक सार्थक संवाद हमारा हो रहा है। सार्थक संवाद होने से हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में विश्वास बढ़ेगा, हम एक दूसरे को सुन पाएंगे और सुनने के आधार पर ही हम एक मत और एक मन हो पाएंगे, तभी हमारे कार्यक्रम की या फिर जो जीने के कार्यक्रम है, तो जीने में हमारी सार्थकता भी हमको दिख पाएगी। तो ये हमारी जो पूरी प्रक्रिया है वो अध्ययन क्रम के लिए ही है, हमारे सहायक होने के लिए है, हम अध्ययन में हमारी गतियां आगे बढ़े इसलिए। और एक महत्वपूर्ण बात और लगी मुझको कि जो हमने अपने लिए निष्कर्ष निकाले हैं, जो भी विश्लेषण के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर, तो उन निष्कर्षों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और ये पुनर्विचार जो है अनुभव तक होने की आवश्यकता है। अगर कहीं हमने किसी अपने एक निष्कर्ष को सही मानकर हम चल गए, उस पर हमने पुनर्विचार नहीं किया, तो ये हमारे अध्ययन में एक बाधा है, ऐसा इस प्रकार से दिखता है। तो इस तरीके से इतनी बात पहुंच पाई भी है मुझ तक, जिसको मैंने रखने का प्रयास किया।